प्लैटिनम के, कॉपर के। प्रिंटिंग इंक इज प्रिपेयर्ड बाय चर्निंग मेथड, जो फर्स्ट है मैकेनिकल डिस्पर्शन। प्रिंटिंग इंक इज प्रिपेयर्ड बाय कौन से मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं? मैकेनिकल डिस्पर्शन सर। यस वेरी गुड, इट्स मैकेनिकल। हाँ चर्निंग बोल रहे हो, वो सही है, वो भी तो सही। पोटासियम स्टीरेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कोलाइड। कैसी कोलाइड होती है? पोटासियम स्टीरेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कोलाइड। तो सोप वाला है ना, एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड मिसल। एसोसिएटेड कोलाइड बोलो, या इसको हम लोग मिसल भी बोलते हैं, ठीक है ना? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस वेरी हाई चांसेस रहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और यदि आपके मेंस वेंस में आता है तो थोड़ा घुमा के पूछेगा इस क्वेश्चन। SnO2, अब जल्दी से मुझे बता देना यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -4, सॉरी +4, गलती बोली है ना। SnO2 एक्चुअली आप समझ सकते हो 4 और ऑक्सीजन इज 2, तो बना Sn2O4 और आई हैव रिटन SnO2, तो Sn4 है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कहानी, 10,4 oxide forms positive soul as well as negative soul in acidic and basic medium. Explain with suitable example. Very good question. और एक ऐसा चीज जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्ट करती है, वो क्या हो सकता है? सिंपल लॉजिक आपका काम कर सकता है। वो क्या हो सकता है? एक ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा ऑक्साइड होता है? एम्फोटेरिक। यस, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अंडरस्टूड। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि SnO2 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। अब मान लो एक पल के लिए मैं उसको एसिडिक मीडियम में डाला, ठीक है ना। तो सपोज करो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, SnO2 है, एक्सेस अमाउंट में है सपोज करो, और मैं उस पे HCl डाला, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में HCl लिया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? SnCl2 प्लस SnCl4 प्लस H2O बनेगा। अब बेटा जो ये SnCl4 है, ओके, सॉल्ट है, ये जो SnO2 है, क्योंकि ये एक्सेस में है, ये तो थोड़ा बचा हुआ ही रहेगा, ये तो पूरा कंज्यूम नहीं होगा। तो SnO2 और ये जो प्रोडक्ट है SnCl4, मैंने आपको बताया था कि कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होती है। तो कॉमन आयन कौन सा है दोनों में? SN4 प्लस। SN4 प्लस इज द कॉमन आयन। तो SnO2 जो है, SnO2 के पार्टिकल्स जो है वो क्या कर सकता है? SN4 प्लस को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब SnO2 के पार्टिकल्स SN4 प्लस को एब्जॉर्ब कर देगा, तो ये जो सोल रहेगी, इसकी चार्ज कौन सी आएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब किया है इसने। ओके, तो एसिडिक मीडियम में ये तो हमें समझ आ जा रहा है कि हाँ पॉजिटिव सोल बनेगा। गॉट इट। अब यदि हम लोग एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल लें, सपोज करो SnO2, बेसिक मीडियम क्या ले सकते हैं जल्दी? H2SO4 है, NaOH सर, NaOH ले लिया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बताओ तो क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या बनेगा? SnOH4 ये बनेगी सोडियम स्टैनेट, Na2SnO3, ये बनता है सोडियम स्टैनेट, Na2SnO3, सोडियम स्टैनेट प्लस H2O। ओके, अब ये वाला तो एक्सेस में है। अब एक्सेस वाला जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा? Na2SnO3 में से जो SnO3 2 माइनस आयन है, स्टैनेट आयन, SnO3 2 माइनस स्टैनेट आयन, इसको हम लोग स्टैनेट आयन बोलते हैं।
SnO2 इसको एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है, लगभग सिमिलर आयन से। SnO2 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बनेगा इस टाइप का कोलाइड, दैट इज अ नेगेटिव। इस लैब से मैं दिखा रहा हूं इस तरह कि SnO2 इज द मेजर पार्टिकल, उसने एब्जॉर्ब किया SnO3 2- कैनेट आयन को एब्जॉर्ब किया, तो आपको एक नेगेटिव कोलाइड मिली। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हाई हैं इसके, तो इसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेना। दिस वन इज सोडियम स्टैनेट। ओके, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैनेट आयन आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। और चलिए नेक्स्ट, क्लासिफाई। और ये भी जान लो कि ये लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में आंसर में लिख देना, बिकॉज इट हैज एम्फोटेरिक नेचर। ये भी आपको जानना है, क्योंकि जब रिटन एग्जाम्स होंगे तो आपको शो करना पड़ेगी कि इसकी नेचर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। क्लासिफाई चार्ज ऑन पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और एक मेंस में आते हैं, डायरेक्ट 1 नंबर मिलेगा इसमें। गोल्ड सोल, क्या चार्ज रहता है इस पे? न्यूट्रल रहना चाहिए। क्या चार्ज रहता है? न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं सर, गोल्ड सोल पे नेगेटिव रहता है, ठीक है नेगेटिव होता है। ठीक है ना? गोल्ड सोल नेगेटिव रहती है। गोल्ड की जो कोलाइड बनती है नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव कोलाइड। मैंने बताया था ना, गोल्ड, सिल्वर, फिर आपके कॉपर, प्लैटिनम, ये सब नेगेटिव सोल होते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की सोल जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। जेलेटिन, जेलेटिन एक नेगेटिव सोल है। हेमोग्लोबिन, देखो बहुत जगह बहुत मिस्टेक है और बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। ब्लड जो होती है ना वो नेगेटिव कोलाइड होगी और हेमोग्लोबिन इट्स अ पॉजिटिव। ये मिस्टेक मत करना, हेमोग्लोबिन एक पॉजिटिव कोलाइड है, ये थोड़ा दिमाग में रखने का चीज है। सल्फर, सल्फर की जो कोलाइड्स होंगी वो नेगेटिव कोलाइड होगी। चार्ज पूछा है, सल्फर की नेगेटिव कोलाइड होगी। सल्फाइड, सल्फाइड कौन सा कोलाइड होता है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, ये तो दिमाग में रहेगा। देखो सिंपल है याद रखने का तरीका। मेटल की कोलाइड्स, मेटल की कोलाइड जनरली नेगेटिव, ठीक है ना? हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड पॉजिटिव, हाइड्रो ऑक्साइड ऑक्साइड पॉजिटिव। ओके, ये सब तो थोड़ा दिमाग में रखना है। सल्फर का दिमाग में रख लेना, सल्फाइड नेगेटिव। ओके, तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। आई सपोज हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो। कुछ नोट डाउन करो ना करो, ये वाला एग्जांपल जरूर कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट पोर्शन में हमें देखना है कि हम कोलाइड्स को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ओके, देखो प्रिपरेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आई सपोज आप लोगों को प्रिपरेशन याद होगा। जब आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। किसमें डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट? लायोफोबिक में कि लायोफिलिक में? स्टेबिलाइजर, लायोफोबिक में। लायोफोबिक में हमें स्टेबिलाइज करने के लिए स्टेबिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, लाइक KOH। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसे स्टेबिलाइज करने के लिए। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कोलाइड को बनाने के दौरान हम जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा ही डल जाता है। तो ज्यादा डलने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट तो ज्यादा हो गया उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप की क्या हो गई, इम्प्यूरिटी टाइप की हो गई, सब ज्यादा हो गया वहां पे।
तो जब आप एक कोलाइडल सिस्टम रेडी करते हो तो उसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट डल ही जाता है, क्योंकि मानो स्टेबलाइज करने के लिए हमें 5 ml जरूरत है तो 10 ml गिर ही जाता है, तो वो ज्यादा हो गया तो उसे तो हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कोलाइडल सिस्टम इंप्योरिटी वाली रहेगी। दूसरी, प्रिपरेशन के दौरान कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज तो आ ही जाते हैं। कंटेन्स सॉल्युबल इंप्योरिटीज। आपसे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलाइडल सिस्टम में क्या क्या इंप्योरिटीज रहेगी, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट रहेगी या तो दूसरा कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज रहेगी। अब मुझे एक बात बताना, ये जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है इसकी साइज कोलाइडल पार्टिकल से छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटा होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा सर। छोटा होगा, सॉल्युबल है मतलब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के तो सॉल्यूट छोटे रहते हैं कंपेयर टू कोलाइडल। ओके, तो हम लोग कौन से मेथड लगाते हैं? दीज आर इंप्योरिटीज, ठीक है, हमें इसे निकालना है। जब तक हम लोग इसको ना निकाल ले तब तक हमें प्योर कोलाइडल सिस्टम ना मिले, तो हम इसे कैसे निकालते हैं? तो पहला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, डायलाइसिस। अब डायलिसिस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और आप जो सुन रहे हो और आपके दिमाग में जो आ रहा है एग्जैक्टली वही चीज है। जब किडनी जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसे साफ नहीं कर पाता अच्छे से, तो हॉस्पिटल में किडनी सॉरी ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है इस मेथड से, डायलिसिस। आपने सुना है ना? बट एग्जैक्टली डायलिसिस होती क्या है हम लोग समझते हैं। डायलिसिस अ प्रोसेस ऑफ removing soluble impurities from a colloidal system, okay, by diffusion through a suitable membrane। देखो डायलिसिस क्या है? ब्लड, फॉर एग्जांपल मैं ब्लड लूं, ब्लड भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्व है। अब मानो हमारी किडनी कोलाइडल सॉल्व में जो इंप्योरिटी आई या ब्लड में जो इंप्योरिटी आई या जो वेस्ट आई उसको साफ नहीं कर पा रहा, तो हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, तो डायलिसिस का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम रिमूव करते हैं सॉल्युबल इंप्योरिटीज को किसी भी कोलाइडल सॉल्व से। इस तरह हम डिफ्यूजन करवाते हैं एक सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डेफिनेशन तो अपनी जगह है, रियलिटी हम लोग इसकी समझते हैं थ्रू एन डायग्राम। ओके, देखो डायलिसिस मेथड में क्या किया जाता है, एक ऐसा apparatus लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है ना? The apparatus is known as dialyzer। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। ओके, डायलाइजर क्या है? An apparatus used for dialysis। तो डायलाइजर में बेसिकली एक इस तरह का एक बॉटल टाइप का होता है, एक बॉटल होती है इसमें जो एक सुटेबल मेम्ब्रेन का बना रहता है, एक पर्टिकुलर चीज की बनी रहती है, कोई मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइसिस मेम्ब्रेन, ठीक है बड़े। और इधर से
पानी डाला जाता है, वाटर इन, इधर से हम पानी डालते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है। अब इसमें एक पर्टिकुलर कोलाइड आप ले लो, ठीक है ना। अब वो कोलाइड के पार्टिकल्स को मान लो ब्लैक ब्लैक जो है वो कोलाइड के पार्टिकल्स, ब्लैक ब्लैक मैं बना रहा हूं वो कोलाइड के पार्टिकल्स। अब हो सकता है इसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी हो, तो इंप्यूरिटीज को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। और डिफरेंट इंप्यूरिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ही कलर से मैं इंप्यूरिटीज को दिखा रहा हूं। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है इसकी एक खासियत होती है कि ये अपने से सिर्फ सॉल्यूबल पार्टिकल्स को पास होने देगा, और सॉल्यूबल पार्टिकल मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूशन वाली उसकी साइज छोटी होती है, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू निकलेगा। और मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्लो कहां से कहां करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कि लो कंसंट्रेशन से हाई? हाई से लो, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हाई से लो कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। अब यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स की हाई है और इधर पानी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल लो, तो इधर से जो इंप्यूरिटीज है यहाँ आना शुरू करेगा। जो भी इंप्यूरिटीज है रेड कलर वाले वो निकलना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, वो मेम्ब्रेन से निकल सकता है। पानी में डिसॉल्व होगा। अब पानी में थोड़ी कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, बट ये पानी कंटिन्यूअसली चल रहा है और यहाँ से वाटर प्लस इंप्यूरिटी बाहर होता है, ठीक है। इंप्यूरिटी जो है वो बाहर निकलते रहता है, प्योर वाटर बार बार आती जाती है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा लो रहता है और यहाँ से इंप्यूरिटी हमेशा निकलती है। तो जो इंप्यूरिटी वाली पार्टिकल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और बाकी कोलाइड वाले तो निकल ही नहीं सकते, तो ये वाला प्योर हो जाएगा कोलाइडल सिस्टम। ओके, तो वेरी सिंपल मेथड है। ओके, अब आपको ध्यान देना है इसमें कि डायलिसिस प्रोसेस जो होता है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आपको ध्यान देना, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो होता है, बहुत आस्ते आस्ते निकलती है। ओके, तो इतनी स्लो प्रोसेस को तो हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, तो इसका हम लोग एक एडवांस्ड वर्जन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। An electric field is applied to make the dialysis process fast. Okay. आप सपोज करो इसमें जो इंप्यूरिटीज है वो चार्ज पार्टिकल, सपोज करो जो इंप्यूरिटीज है वो चार्ज पार्टिकल है और मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज नेगेटिव और दिस वन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो होगा क्या, इस कोलाइडल में जो पॉजिटिव वाला इंप्यूरिटी है वो यहां से निकल के नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। जो पॉजिटिव इंप्यूरिटीज है वो निकलेगा और नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा, जल्दी से खींचेगा। और जो नेगेटिव वाला इंप्यूरिटी होगा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस वेरी सिंपल मेथड है, कुछ नहीं, सेम सेटअप, बस हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो जल्दी जल्दी चार्ज पार्टिकल निकलने लगते हैं। पर ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस
This can be only used if impurities are charged particles. यदि impurities charged particles नहीं होंगे तो नहीं निकल पाएंगे, सीधा सा बात। ओके, बहुत सिंपल सी मेथड है, उतना डिटेल्स में तो हम लोगों ने एकदम बायोलॉजी मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में यूज होता हो वैसा सेटअप तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है। ओके, तो इसको जल्दी से लिख लो, दिमाग में यही रखना है कि इस एपरेटस को डायलाइजर बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, कंटिन्यूअसली निकलते जाता है, कोलाइडल सिस्टम प्योर हो जाता है। बस इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोड्स लगाओ, जल्दी जल्दी खींचेगा, चार्ज पार्टिकल्स साफ हो जाएगा, बात खत्म। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? आई सपोज डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है इसमें। मिटा दूं? यस सर। सर 1 सेकंड वेट कीजिए। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। ये सर हो गया। चलिए, देखो थर्ड मेथड हम लोग जो लगाते हैं, इट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल फिल्टर्स which allows all substances to pass through except colloidal particles। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें स्पेशली डिजाइन फिल्टर्स आते हैं जिसके थ्रू एक इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन पार किया जाता है। अब इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये हर चीज को पास होने देगा अपने थ्रू, हर चीज को पास होने देगा, जो भी इम्प्योरिटीज सब निकलेंगे, हर कुछ निकलेगा, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स, सीपी बोले तो कोलाइडल पार्टिकल्स, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स को बाहर जाने हैं, तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इधर ही रुक जाएंगे। तो इसका मतलब इम्प्योरिटी सारा एक साइड गया, कोलाइडल पार्टिकल्स एक साइड रुक गए। बढ़िया, बनता कैसे ये स्पेशल फिल्टर पेपर्स बनते कैसे? तो देखो क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर पेपर्स। अब आपको मालूम है कि फिल्टर पेपर की होल्स जो होती है वो काफी बड़ी होती है, उससे कोलाइड के पार्टिकल्स नहीं रुकेंगे। आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, फिल्टर नहीं कर सकते। पर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर आर इम्प्रेग्नेटेड शब्द का मतलब होता है सोक कर देना, मतलब कोई चीज एकदम सोक करवा देना। फिल्टर पेपर को हम लोग सोक करवाते हैं इन कोलोडियन सॉल्यूशन। ओके, ये पूछा जा सकता है आपसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं उसको किस सॉल्यूशन से सोक करवाया जाता है? कोलोडियन सॉल्यूशन से। अब कोलोडियन सॉल्यूशन का कंपोजिशन आपसे पूछ सकते हैं क्या होती है, तो इट बेसिकली नाइट्रोसेल्युलोज in a mixture of alcohol and ether। ठीक है ना, अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में हम लोग नाइट्रोसेल्युलोज को मिलाते हैं तो हमें कोलोडियन सॉल्यूशन मिलता है। और कोलोडियन सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को हम लोग एकदम डुबा के सोक करवा देते हैं।
तो उसके जो पोर्स होते हैं इस टाइप के हो जाते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स अब नहीं। ओके, अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्निक इज वेरी स्लो, ये भी बहुत स्लो, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इट कैन बी आस्क्ड, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार भी जो आया है नीट के बच्चों, तो पार्टी करो, क्योंकि 3-4 साल से देखा जा रहा है कि नीट में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये लोग, मतलब आप लोग समझो 45 में भी 40 भी आराम से बन सकता है, ज्यादा दिमाग लगाए बिना 40 क्वेश्चन आराम से बनता है। आई सपोज आप लोग चैट सेक्शन में क्वेश्चन भेजा ही गया है, तो उन सबको सॉल्व करना और देखना कि नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री इज एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स। एनसीईआरटी से ऊपर तो आपको जाना ही नहीं। इतने सिंपल क्वेश्चन, 3-4 साल से लगातार मैं देख रहा हूं कि नीट के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आर हाईली स्कोरिंग। ओके, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये काफी स्लो प्रोसेस एंड कैन बी मेड फास्ट। और इस चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आया था काफी सिंपल था इस चैप्टर से। इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड कैन बी मेड फास्ट बाय अप्लाइंग जंक्शन और प्रेशर। आप क्या करो, जैसे ये स्पेशली डिजाइन फिल्टर है, आप इस साइड पे संक्शन लगा दो, तो संक्शन लगा दोगे तो क्या करेगा, वो संक्शन खींचेगा तेजी से, जब तेजी से खींचेगा तो फिल्ट्रेशन काफी जल्दी होगी। और इधर से यदि आप प्रेशर देते हो, हाई प्रेशर लगाते हो, प्रेशर भी लगाने से क्या होगा, फिल्ट्रेशन तेज होगा। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, इसलिए हम लोग संक्शन लगाते हैं या प्रेशर लगा के इस प्रोसेस को फास्ट। तो आप लोगों को 3 मेथड दिमाग में रखनी है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड डायलिसिस, जिससे हम लोग करते हैं कोलाइडल सिस्टम को साफ, कोलाइडल सॉल्ट को साफ करने का तरीका। जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं मिटाऊंगा सारा, फिर प्रॉपर्टीज में आते हैं। और पूरे बता रहा हूं ना, पूरे 11th 12th के सिलेबस में इकलौता यही चैप्टर है जिसमें समझाने का 5% से ऊपर कुछ नहीं है समझाने, डायरेक्ट है, सारे कुछ डायरेक्ट है। बस एक बार रीडिंग मारो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे, और मेंस वाले क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन तो 100% बनने हैं। ठीक है, मिटा दो बेटा इसको। यस सर। मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है कि आदमी आधा नींद में भी पढ़ेगा तो समझ जाए। तो चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज प्रॉपर्टीज। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ठीक है, पहला colloidal system displays, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट है, displays colligative properties। देखो सॉल्यूशन में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मालूम है कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। मैं पूछ रहा हूं कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव RLVP, उसके बाद इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये भी डिस्प्ले करता है, बट कैसे डिस्प्ले करता है वो देखते हैं। अब आपको एक बात मालूम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
है कि नहीं? ये तो मालूम नहीं है आप लोगों को। सपोज करो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स, कुछ 1000 पार्टिकल्स है, मान लो 1000, ठीक है, ओके। ये सॉल्यूशन के 1000 पार्टिकल्स है, मान लो। अब एक पल के लिए समझो कि यही जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये आपस में एसोसिएट होना शुरू हुआ, आपस में जुड़ना शुरू हुआ, और 100 आपस में जुड़ा और एक कोलाइडल डायमेंशन का बन गया, और 100 आपस में जुड़ेगा और एक कोलाइडल डायमेंशन का बनेगा, तो 1000 से कितने कोलाइडल पार्टिकल्स बन सकते हैं? 10। तो मानो ये कोलाइडल सिस्टम बनता है, ओके। तो कोलाइडल सिस्टम में मात्र ये 10 ही पार्टिकल होगा, मानो ये कोलाइडल सिस्टम बना, ओके। ये तो 10 ही पार्टिकल है। तो अब मेरा आपसे एक पूछना है, मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली राइट टर्म इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यहाँ पे काफी हाई है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कोलाइड में क्या है, ज्यादा है कि कम है? उतना ही ना है भैया, पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, आप पार्टिकल्स तो कम हो गए ना, हाँ सर, तब घट जाएगा, ठीक है ना। आप तो 100 पार्टिकल्स इसके जुड़े और एक कोलाइडल पार्टिकल बने। यस सर। तो इसमें एक चीज अब आपको ध्यान देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज वेरी लेस, वेरी लेस। और यदि मोल फ्रैक्शन आपको उतना नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल आप समझो, मानो 11th का आप सब कुछ भूल भी गए हो, तो इतना सिंपल समझ लो कि पार्टिकल्स तो कम हो गए हैं भाई, यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स था, यहाँ पे 10 ही पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स कम हो गए। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको मालूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब मुझे एक बात बताना, जो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी कोलाइड के केस में, सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, है ना। वैल्यू ऑफ सीपी बोलूं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलूं, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी लेस, वेरी लेस कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन, ठीक है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में इन डेप्थ तो आपने सॉल्यूशन में पढ़ा ही है, बस इतना ही जान लो, वो सारे जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज काफी कम होती है कंपेयर टू सॉल्यूशंस, ओके। एंड द सिंपल रीजन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम हो जाते हैं, यहाँ मोल फ्रैक्शन डिस्पर्स्ड फेज के काफी कम, ओके। रीजन आपके पास हो गया। दूसरा, टिंडल इफेक्ट, ओके। अब टिंडल इफेक्ट तो थोड़ा समझने का चीज है, तो मैं मिटाता हूं इस जगह को, मुझे बोर्ड में जगह चाहिए, तो एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप, ठीक है ना, हो गया। टिंडल इफेक्ट के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज काफी कम रहते हैं। अब टिंडल इफेक्ट जो दूसरा हम लोग देखते हैं, देखो आप लोगों को ध्यान होगा कि जूनियर क्लास में भी थोड़ा टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे, जैसे याद ना हो, लाइट को भेजा जाता है तो डिस्पर्स हो जाता है, एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, Yes, sir. उसमें एक जंगला खुला हुआ है, विंडो खुली हुई है, तो उसमें आपको लाइट की पाथ दिखती है कि नहीं दिखती? Yes, sir. यस सर।
सिनेमा हॉल में भी दिखती है। सिनेमा हॉल में देखोगे लाइट आती है पीछे से, जो स्क्रीन पे दिखता है आपकी लाइट की पाथ आपको टोटली दिखती है। बट नॉर्मली जब हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो हमें लाइट का पाथ दिखता है क्या? नहीं, No, sir. लाइट का पाथ नॉर्मली विजिबल नहीं होता है। तो लाइट की पाथ क्या होती है? जब एक क्लोज्ड रूम है और एक विंडो खुला हुआ है तो उसके थ्रू जो लाइट आती है वो डस्ट पार्टिकल जो कोलाइड है उनके साथ टकरा के स्कैटर हो जाती है, और स्कैटरिंग के तहत उसका पाथ विजिबल हो जाता है। तो टिंडल इफेक्ट वेरी सिंपल में क्या होता है वो तो आपके दिमाग में मालूम है। क्यों होता है वो रीजन लिख देता हूं। इसकी रीजन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by collider particles. ओके, लाइट की स्कैटरिंग कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण होती है, जिस वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये तो मालूम है कि लाइट की पाथ विजिबल होता है, वो सबको मालूम है। एक सिंपल सा मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊं भी तो जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, बट आई डोंट नो किस तरह से समझे होंगे वहां। सपोज करो हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है। सपोज करो एक ट्रू सॉल्यूशन और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, सीधा में खड़े हो यहाँ पे। ओके, अब इधर से मानो लाइट एंटर किया, इधर से लाइट आ रही है। ओके, तो लाइट की पाथ आपको यहाँ पे दिखेगी, जहां पे एंटर किया, जहां पे एंटर किया वहां पे लाइट दिखेगा, और जहां से निकला वहां पे लाइट दिखेगी। बीच में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सॉल्यूशन की पार्टिकल्स बहुत छोटी होती है। ये वाला सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटी होती है और इतनी छोटी होती है कि लाइट को वो स्कैटर नहीं कर सकता है। बट मानो अब यही लाइट को मैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कर, एक कोलाइडल से पास कर, ठीक है। तो क्या होगा जब लाइट इसमें एंटर करेगी? आप मानो यहाँ पे खड़े हैं, तो लाइट जब एंटर करेगी तो होगा क्या? कोलाइड की पार्टिकल्स तो काफी बड़ी होती है कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो लाइट स्कैटर हो जाएगा, चारों डायरेक्शन में स्कैटर होगा, सब तरफ स्कैटर होगा। और लाइट जो स्कैटर होगी उसके चलते आपको लाइट का पाथ दिखता है। ऑब्वियसली आप जब इसमें देखोगे तो लाइट की पाथ टोटली विजिबल रहेगी, क्योंकि लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर होता है और लाइट के स्कैटरिंग की वजह से उसकी पाथ विजिबल होता है। तो यहाँ पे पाथ आपको विजिबल दिखेगा। ओके, पाथ इज विजिबल। तो बहुत सिंपल आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे लाइट स्कैटर हो जा रही है, चारों तो स्कैटर हो रही है, उसका पाथ तो दिखना ही है, सीधा सा बात है। यहाँ पे लाइट सिंपली पास हो जा रही है, सिंपली पास हो जाएगी, उसका पाथ दिखना नहीं है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? द इल्यूमिनेशन of the path of light by colloidal particles is known as Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है? जो लाइट का रास्ता होता है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है, बोलो तो विजिबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो लाइट का रास्ता विजिबल हो गया। ओके, अब टिंडल इफेक्ट होने के लिए व्हाट आर द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड? कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट,
तो टिंडल इफेक्ट के लिए जो पहला कंडीशन है, द साइज ऑफ dispersed phase should not be very small compared to wavelength of light used. जो लाइट आप डालते हो एक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, ओके, उसकी वेवलेंथ से छोटी नहीं होनी चाहिए इसकी साइज। यदि उससे छोटी हो गई तो आपको नहीं दिखेगा, ओके, लगभग उससे कंपैरेबल होना चाहिए, तब जाके आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। तो दिमाग में रखना है, द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट से लगभग थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए। Got it? Next, difference between refractive index of dispersed phase and dispersion medium should be high. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का, वो काफी ज्यादा होना चाहिए। और किस केस में ज्यादा होता है मुझे बताओ तो, लायोफोबिक में कि लायोफिलिक में? ये लिखवाया था मैंने। लायोफोबिक में जो डिस्पर्स फेज होता है डिफरेंट और डिस्पर्सन मीडियम होता है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी इत्यादि में बहुत फर्क होता है, ओके। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की काफी डिफरेंस होगी तो लायोफोबिक कोलाइड बनता है, और लायोफोबिक कोलाइड्स में जो टिंडल इफेक्ट होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट। वहीं इसमें लायोफिलिक में वीक टिंडल इफेक्ट। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि लायोफोबिक में स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है। रीजन इज वेरी सिंपल, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की होती है वो काफी ज्यादा हाई डिफरेंस वाली है, ओके, वेरी सिंपल, आपको ये दिमाग में रखना है, ओके। तो दीज आर द टू कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट टू टेक प्लेस, ओके। और ये तो आप जानते ही हो कि पाथ विजिबल हो जाती है, बट ये नया चीज आप जान रहे हो, ये तो दिमाग में रखिए, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन करो, और एक छोटी सी और डिस्कशन मैं कर ही लेता हूं यही पे। सपोज करो अर्थ है और दिस वन इज सन, ठीक है ना, अर्थ है और सन है। अब सन आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप अर्थ के सामने हो, इसलिए आपको अर्थ बड़ा दिखेगा, सन दूर है इसलिए सन छोटे दिखेगा, ओके। एंड दिस वन इज एटमॉस्फेयर, ये समझ लो कि एटमॉस्फेयर, ठीक। अब जब सनसेट होता है या सनराइज होता है उस समय कैसा दिखता है सूरज? रेड, रेड दिखता है, रेडिश दिखता है, ब्लू दिखती है। क्यों दिखती है? मैं सिंपल रीजन बता देता हूँ, आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर। सर डिस्पर्स हो जाता है, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है तो पहुंच जाता है वो। देखो, जो सन से लाइट आ रही है, ओके, जो सन से लाइट आ रही है, तो मानो व्हाइट लाइट आ रहा है, तो व्हाइट लाइट की जो वायलेंट है, इंडिगो है, ब्लू है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होता है, कम होता है। जिनकी वेवलेंथ कम होती है जल्दी डिस्पर्स होगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो स्कैटर ज्यादा होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, जो वायलेंट रहता है, जब सूरज से व्हाइट लाइट आया तो वायलेंट, ब्लू और इंडिगो क्या होता है? स्कैटर हो जाता है।
और जब स्कैटर हो जाएगी तो क्या होगा, आपको स्काई जो है आसपास ब्लू ही दिखेगी। अब विबग्योर में से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर में से ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन भी हल्का फुल्का स्कैटर हो जाता है। तो ओवरऑल आपको यही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन के बीच में स्काई ब्लू ही दिखेगी। बट जो रोशनी आपके तक पहुंचती है फिल्टर होने के बाद, स्कैटर होने के बाद, इट्स मोस्टली येलो, ऑरेंज एंड रेड। येलो, ऑरेंज और रेड आपके पास पहुंचती है, जिसके तहत क्या है, आपको क्या लगता है कि सन का आसपास एरिया आपको रेड, येलो और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन जैसा लगता है। कभी कभी देखो ब्राइट ऑरेंज भी, ऑरेंज, येलो और रेड मिला हुआ है। तो आई सपोज आपको समझ आ गया होगा सूरज क्यों रेड दिख रहा है सनसेट के सामने, क्योंकि स्कैटर हो जाती है ये सब, जो बचता है हमारे आंखों तक पहुंचता है वही कलर हमको दिखता है। बट वही मानो सूरज ओवरहेड है, तो लाइट जो पहुंच रही है उसे कम स्कैटर होना पड़ता है ना। जब सूरज ओवरहेड रहता है सर के ऊपर में, तो लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर की, और जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो स्कैटरिंग कम होती है, तो लगभग सारे रेज आपके पास पहुंच ही जाता है। तो व्हाइट की सारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पहुंचता है, तो आपको व्हाइट कलर नजर आता है। इसलिए सूरज क्या है, जब आप देखोगे दोपहर के टाइम में आपको वो व्हाइट नजर आती है ना, ब्राइट व्हाइट। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो पाती है उस समय, इसलिए स्काई भी व्हाइट दिखता है और वो भी व्हाइट दिखती है। ओके, आई सपोज कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। अब आपने कभी कोई मतलब सुंदर आदमी को आपने देखा होगा, मतलब अब मुझे तो सुंदर लगता है कि जिसका आंख नीला होता है, ब्लू आईज। Yes. देखा है कि किसी कोई आदमी का आंख नीला टाइप का रहता है, ब्लू कलर का? यस सर। अब क्यों रहता है, तो हम लोगों ने सुना है कि वो पिछले Color of जन्म हो iris. सकता है नाग या नागिन होगा, तो ये रीजन नहीं है, पिछला जन्म में नाग नागिन नहीं होता है। तो ब्लू आईज का रीजन क्या होता है बेटा? देखो हमारे आइरिस के ऊपर, मैं लिखता नहीं हूँ वो पोर्शन, बट एग्जाम में माइट भी पूछ ले आपसे कभी, हमारी जो आइरिस रहती है, हमारे आइरिस पे एक ट्रांसलूसेंट लेयर होता है, ठीक है ना। और जब लाइट एंटर करती है हमारे आइरिस के ऊपर, तो वो ट्रांसलूसेंट लेयर क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर देता है। ओके, और जब लाइट स्कैटर होती है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए वो कुछ इंसान के आंख आपको ब्लू टाइप की नजर आती है। अब बोलोगे सर हमारे आंख में वो ट्रांसलूसेंट लेयर नहीं होता है क्या? होता है, सबके आंखों में वो ट्रांसलूसेंट लेयर होता है, बट हमारे आंखों में मेलानिन का कंटेंट ज्यादा होता है, और मेलानिन का कंटेंट ज्यादा होने के कारण स्कैटरिंग कम होती है हमारे आंखों में, तो इसलिए हम लोग का आंख एकदम बेकार सा नॉर्मल आदमी जैसा है, ब्लू और नहीं है। ओके, सबका ब्लू होता तो ब्लैक रेयर हो जाता सर। आंख होता है जिनका उसमें स्कैटरिंग होती है और मेलानिन की कंटेंट कम होती है। ओके, सिंपल सा रीजन। तो ये तो समझ आ गया होगा टिंडल इफेक्ट, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? Third property we will see is color. The color of a colloidal soul is determined by the wavelength of light scattered. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कलर कोलाइड का होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। लाइट की
कौन सी वेवलेंथ स्कैटर होती है वही डिटरमाइन करती है कि एक कोलाइड का कलर कैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस दे रहा हूं, आपके पास एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है ना, और आप मानो इस जगह पे खड़े हैं, ओके, तो लाइट एंटर कर रही है, कोलाइड से टकरा भी गई होगी, रिफ्लेक्ट होके इधर आ भी रहा होगा, है ना। यदि मिल्क और वाटर के मिक्सचर को आप रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू देखते हो तो आपको वो ब्लू कलर का नजर आएगा। ओके, दूध को रख देना और इस साइड में खड़ा होना उसको, तो आपको दूध जो है ब्लू नजर आएगा। क्यों ब्लू नजर आएगा? सर नहीं समझे, एक बार फिर से बोलिए। रिफ्लेक्टेड लाइट से देख रहे हैं और वहीं आप ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखो तो रेड नजर आएगा। ट्रांसमिटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर को ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखते हो तो वो कैसा कलर नजर आता है, तो वो रेड कलर का, ओके, और रिफ्लेक्टेड लाइट से देखोगे तो आपको ब्लू कलर का नजर आएगा। और छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड सोल, तो आपकी नॉर्मल, देखो मैं जब आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बोला था कि मतलब ब्लैक होता है गोल्ड। हाँ ना, वो नैनो साइज तक जाओगे, यस सर, वहां पे आपको ब्लैक दिखने लगती है। तो कहीं ना कहीं साइज तो डिटरमाइन करता ही है बहुत सारे प्रॉपर्टीज। गोल्ड सोल नॉर्मली इंसान का सोच यही बोलेगा कि गोल्डन है, नहीं, गोल्ड सोल गोल्डन नहीं होता, पर्पल होता है। फाइनेस्ट गोल्ड सोल लोगे, फाइनेस्ट, बहुत छोटा, फाइनेस्ट गोल्ड सोल, फाइनेस्ट गोल्ड सोल रेड अपीयर होती है, बहुत फाइन गोल्ड सोल आपको लाल कलर का दिखेगा। और यदि एज साइज इंक्रीजेस, आप जैसे ही साइज इंक्रीज करोगे, एज साइज इंक्रीजेस इट अपीयर्स पर्पल, और बढ़ाते चल जाओगे ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया तब वो गोल्डन लगेगा। तो आपसे पूछा जाए कि गोल्ड सोल का कौन कौन सा कलर हो सकता है, रेड, पर्पल, ब्लू, गोल्डन, ऑल, ऑप्शन में ऑल मार के आना, सिर्फ पर्पल नहीं मार देना, ठीक है ना। यस सर। तो गोल्ड सोल सबसे फाइन स्टेट में रेड कलर की होगी, साइज को बढ़ाते जाओगे तो वो पर्पल आएगा, फिर ब्लू एंड फाइनली गोल्डन आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, खाली इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, कुछ नहीं। तो हो गया, लिख लो। एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी देख लेंगे, ब्राउनियन मोशन। हो गया सर। ठीक, ब्राउनियन मोशन, यदि मैं आपसे ब्राउनियन मोशन का बात करूं तो आपने ये सुना ही होगा, zigzag motion। है ना, द zigzag मोशन of the particles of collides is known as Brownian, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कोलाइड का एक पार्टिकल मानो यहाँ पे है तो वो थोड़ा देर बाद यहाँ जा सकता है, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ चले जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा,
फिर यहाँ जा सकता है, मतलब एक जिगजैग मोशन, मतलब जेड है ना, एक जिगजैग टाइप का मोशन कोलाइडल पार्टिकल करते रहता है। क्यों करता है जिगजैग टाइप का मोशन, इसका रीजन आपको जानना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसका रीजन है ड्यू टू अनबैलेंस्ड bombardment by particles of dispersion medium। आपसे रीजन पूछी जा सकती है कि जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन जो कोलाइडल पार्टिकल का होता है क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के, वो हिट करते रहता है कॉन्टिन्यूअसली कोलाइडल पार्टिकल्स को, और वो जो हिट होती है वो एक बैलेंस्ड हिट नहीं होती है। यदि बैलेंस्ड हिट रहता तब तो इक्विलिब्रियम पे रहता, वो एक अनबैलेंस्ड हिट होती है, इसलिए इधर उधर वो भागते हैं। ओके, वेरी सिंपल रीजन, अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट बाय पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ओके, अब स्मॉलर द साइज, जितनी साइज छोटी, स्मॉलर द साइज एंड viscosity, that will be Brownian motion। जल्दी बताओ, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, जितनी साइज छोटी होगी उतनी अनबैलेंस्ड हिट होगा ना। विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा इधर उधर भागेगा। तो जितनी छोटी साइज और विस्कोसिटी जितनी छोटी उतनी अच्छी ब्राउनियन मोशन। Smaller the size and viscosity, better will be Brownian motion। ठीक है बेटा, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, it determines the stability of a colloid, of a colloidal fluid। देखो, पार्टिकल जितना ज्यादा तैर रहा है इधर उधर जितना भाग रहा है उतनी अच्छी कोलाइडल सिस्टम है। कोलाइडल सिस्टम में तो पार्टिकल्स नहीं बैठनी चाहिए। कोलाइडल सिस्टम जितनी तैरती है, जितना इधर उधर डिस्पर्स रहता है पार्टिकल, उतनी अच्छी उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो ब्राउनियन मोशन कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल फ्लूइड। जब तक उसमें ब्राउनियन मोशन है तब तक स्टेबिलिटी है, ब्राउनियन मोशन जैसे ही कम होती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ब्राउनियन मोशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज बढ़ेगा करेगा। सर, बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ फ्लूइड जाएगी, मींस कर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हम लोगों ने देखा। वैसे तो पूरा चैप्टर ही सिंपल है। हो गया, नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस हो चैप्टर गया को सर। जल्दी, ठीक है मिडल। वैसे तो ये टॉपिक को आप दूसरी टॉपिक नहीं बोल सकते क्योंकि एक प्रॉपर्टी में ही आता है, बट इसको हम लोग एज अ डिफरेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट होती है यहाँ से। दैट इज, चलो एक अलग टॉपिक ही बना देता हूं, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, और चार्ज किस किस तरह से आ सकती है, दिस यू हैव टू नो। फर्स्ट वन, चार्ज आने का मेथड है कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय colloidal particles during
इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है इस पे, कि आपको ध्यान होगा कि मेटल्स, याद होगा कि मेटल्स से हम लोग कोलाइड्स बना रहे थे। ब्रेडिक आर्क मेथड याद है ना, दो इलेक्ट्रोड Yes, यूज sir. करते थे, ध्यान है कि नहीं है? यस सर। हाँ, ब्रेडिक आर्क मेथड से हम लोग मेटल के कोलाइड्स बनाते, तो हम लोग डिस्पर्सन करते थे, बड़ा सा मेटल रहता था उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते थे, डिस्पर्सन मेथड। तो मेटल की जब सोल हम तैयार करते हैं डिस्पर्सन मेथड से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो उस दौरान क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स बनते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स के कैप्चर करने से उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये कैप्चर किस तरह होता है इसकी डेप्थ में हमें नहीं जाननी, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। बस हमें इतना ध्यान जानना है कि मेटल के सोल्स जो रहते हैं, जो भी मेटल्स के सोल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्शन प्रोसेस में और उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये दिमाग में रखना बस। कैसे आती है, वी डोंट हैव टू एंटर इन दैट डेप्थ। तो ये एक मेथड है, बट हाँ मेथड दिमाग में रखना है, मेथड कौन। दूसरा, जिनको हम लोग पूरे डेप्थ में पढ़ना है, इसको पूरे डेप्थ में पढ़ना है, दैट इज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन of ions from solution। देखो क्या करता है, आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है, जो पेप्टाइजेशन प्रोसेस बताया था, पेप्टाइजेशन में क्या होता है, आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है। तो आयन की एब्जॉर्प्शन होती है जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आ सकता है और आता ही है। तो इसको वी विल स्टडी इन डेप्थ, ये पॉइंट एक लिख लो। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। नीट में भी और मेंस में भी एक एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी इलेक्ट्रिक डबल लेयर कॉन्सेप्ट, ओके, इसी साल। तो ये तीन मेथड आपको दिमाग में रखने, कौन से तीन मेथड से चार्ज डेवलप होती है कोलाइडल पार्टिकल्स। पहला, मेटल की जब इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन करते हैं, दूसरा आयंस की एडजॉर्प्शन होती है, और तीसरा इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्रिएट होता है। ओके, तो चलो दूसरा ही तो हमें पढ़ना है, तो दूसरा को डेप्थ में हम लोग देखते हैं। ओके, सपोज कीजिए आपके पास एक पोटासियम आयोडाइड की सॉल्यूशन है एक्सेस में, क्या में है, एक्सेस में, ओके, गॉट इट। ये वो पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन एक्सेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें हल्का सा AgNO3 डाल रहा हूं, हल्का सा सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूं। तो आपने ये रिएक्शन जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्या रिएक्शन होगा जल्दी बता दो। येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉरी। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या है, ये वाला सिल्वर जो है ये I माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो सिल्वर आयोडाइड की प्रेसिपिटेट बनेगी, ओके। और समझ लो कि ये वाला एक्सेस में है, तो मान लो एक पल के लिए कि ये 100 मॉलिक्यूल्स इसके हैं और इसके में 10 मॉलिक्यूल मानता हूं, ठीक है। तो 10 का 10 Ag तो खत्म हो जाएगा ना, 10 का 10 Ag I के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। I माइनस बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगा सर, बचेगा, कुछ 90 I माइनस तो बचा ही रहेगा। AgI बना, AgI बनने के बाद भी कुछ I माइनस बचता है, साथ में K प्लस और NO3 भी बचेगा ही रहेगा। K NO3 भी कंबाइन करेगा आपस में, तो K प्लस और NO3 माइनस I ही रहेगा।
रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। ओके, अब देखो मेरा ये बोलना है कि मैंने आप लोगों को पेप्टाइजेशन जब पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बताया था कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होती है आयन, मतलब कॉमन आयन एडजॉर्ब होता है। तो आपको कॉमन आयन कुछ दिख रहा है क्या यहाँ है? आई माइनस। तो AgI I माइनस को एडजॉर्ब कर सकता है, तो AgI I माइनस को खींच लेता है और AgI I माइनस को खींच लेता है। और बहुत जगह जो बाद में बताऊंगा, AgI I माइनस को खींच लिया तो जो सोल बनी उस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव सोल बनेगा। हमें मिला एक नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि यही दो चीज लेना है और हमें पॉजिटिव सोल बनाना है? क्या हम बना सकते हैं? यस सर, AgNO3 को एक्सेस में लेंगे और Ki को लेस लेंगे। गुड। मैं AgNO3 एक्सेस में लिया, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लिया, ठीक है, और उसमें मैं Ki मिला था। ओके, तो ये जो Ag प्लस है ये इसका I माइनस से रिएक्ट करेगा, AgI बनेगा नो डाउट, AgI तो बन भी करेगा, बट क्या सारा Ag खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो एक्सेस में है, सारी Ag प्लस तो खत्म नहीं होगी। Ag प्लस कुछ Ag प्लस सारे I से रिएक्ट कर जाएगा, सारे I माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, तो AgI बना, कुछ Ag प्लस भी बच जाएगी, साथ में NO3 माइनस भी बचा ही रहेगा, है ना, इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा, और K प्लस भी रहेगा ही, तो होगा क्या, कॉमन आयन Ag प्लस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा, तो सोल की चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब सोल हो गई पॉजिटिव। ओके, ये कहानी है, पढ़े नोट डाउन कर लो, आज इतना ही बताता हूँ और डिटेल्स में इसको बताना है थोड़ा सा, इससे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इतना नोट कर लो। यस सर, हो गया नोट। हो गया, तो इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में बता ही देता हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूँ प्रैक्टिस। दूसरा क्लास कितने बजे से होता है आप लोग का? 3:15 से ना? यस सर। ठीक है, देख लो इस टॉपिक को कंप्लीट कर। देखो बेटा, आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाना, इंटरेस्टिंग चीज है ये। सपोज करो आपके पास हॉट वाटर पड़ा था, अब हॉट वाटर पे मैं फेरिक क्लोराइड डालता हूं, ओके, हॉट वाटर पे मैं फेरिक क्लोराइड डाला तो हमें मिलता है पॉजिटिव, ठीक है, और मैं वही यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है दोनों, ठीक है ना, ये भी एक्सेस में है, और वही मैं NaOH में FeCl3 डालता हूं, ठीक है, तो हमें नेगेटिव सोल मिलता है। तो आपको मैं एज अ स्मॉल होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको ट्राई करना कि क्यों FeCl3 को हॉट वाटर में डालने से पॉजिटिव सोल मिलती है, वहीं FeCl3 को हम NaOH में डालते हैं तो क्यों हमें नेगेटिव सोल मिलती है। तो इट्स अ स्मॉल होमवर्क, बना के आना नेक्स्ट क्लास में, इन डिटेल्स इसको देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक क्वेश्चन तो शायद क्लास स्टार्ट में भी करवाया, SnO2 जो दोनों टाइप का सोल बनाता है,